सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फिक्स। तो आज हम आ गए हैं हमारे नए गेस्ट के साथ और ऑफ कोर्स नए पॉडकास्ट के साथ। सो आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजीव चौधरी जी। एंड सर, आप एक ऑडियंस को हमारी तरफ से एक छोटा सा इंटरव्यू देंगे अपनी अपनी तरफ का। थैंक यू दिवांशु जी। मैं प्रोफेसर हूं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में। साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझे कुछ और दायित्व भी सौंपे हैं। डीन स्टूडेंट वेलफेयर के रूप में भी मैं कार्यरत हूं। साथ साथ विधि विभाग का अध्यक्ष भी हूं और भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मेरी एजुकेशन लक्ष्मण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से हुई है, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी। उसके साथ साथ 3 योग में डिप्लोमा किए हैं मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। और मैं पोलैंड के जैन डिलुगस यूनिवर्सिटी में एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य करता हूं। और जर्मनी की ट्रायल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में भी मैं अपनी सेवाएं देता हूं एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। सर, एक चीज़ और पूछी थी आपसे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सर, आज तक आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट किया अपने टाइम पे? मैं कई बार अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभागिता कर चुका हूं, जिसमें 4 मुख्य खेल हैं: जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग। इन 4 गेम्स में से मैं 3 में विश्वविद्यालय के कैप्टन के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुका हूं, कैप्टन रह चुका हूं जूडो, रेसलिंग और कबड्डी में। और ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल था। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन फील्ड में रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके साथ में रिसर्चर्स के लिए कौन कौन सी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज है जो मतलब अब आ रही है, जैसे कि रिसर्च की इम्पोर्टेंस के बढ़ने के साथ? एक तो सबसे पहले हम सबको जानना होगा रिसर्च की इम्पोर्टेंस के संदर्भ में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में अवधारणा, कंसेप्ट क्या है रिसर्च का। हम सब जानते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है, समस्याओं के समाधान के लिए हम अनुसंधान या शोध कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र पृथ्वी पर नहीं है जहाँ समस्याएं ना हो। खेल के क्षेत्र में भी समस्याएं हैं, शरीर शिक्षा के क्षेत्र में भी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को सुलझाने का, सॉल्व करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, प्रक्रियाएं हो सकती है, मेथोडोलॉजी हो सकती है। वो डिपेंड करता है रिसर्चर के इंटरेस्ट पर। फिलोसफिकल रिसर्चेज हो सकती हैं, हिस्टोरिकल हो सकती हैं। हिस्टोरिकल के साथ साथ सर्वे स्टडी, जो कि शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सबसे अधिक चलन है। और सर्वे स्टडी, सर्वेक्षण अध्ययन तो विभिन्न प्रकारों से हो सकता है। कंपैरेटिव सर्वे हो सकता है, प्रेडिक्शन स्टडीज हो सकती हैं, वी मे प्रेडिक्ट अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का भी चलन है। और इसके साथ साथ केस स्टडीज भी हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज, प्रगाढ़ विद्वान, विदुषी खेल के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, या किसी भी सामाजिक इकाई पर द स्टडीज बेस्ड ऑन एनी सोशल यूनिट। वो सोशल यूनिट व्यक्ति भी हो सकता है, संस्थान भी हो सकती है, कोई कास्ट भी हो सकती है, क्लास भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है, गेम भी हो सकता है, उस पर केस स्टडीज हो सकती हैं। लेकिन बेस्ट टाइप ऑफ रिसर्चेज आर कंसिडर्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज। बाय यूजिंग दैट वी एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, यस। तो आज के दिन जो सबसे अधिक आवश्यकता है हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च की है, विशेष रूप से जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो हमें ऐसे अध्ययन करने चाहिए जिनके की परिणाम एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर आधारित हो। जिससे कि आज के दिन हम देखते हैं कि खेल की जो एक स्थिति है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द अचीवमेंट्स regarding this. Some blames politicians, some blames that this is due to the policies of politicians, but the main cause is lack of proper research in the field of physical education and sports sciences. यदि हम शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र को उच्चतम शिखर तक पर ले जाना चाहते हैं, तो genuine, valid, proper research should be conducted by using appropriate designs and by using appropriate statistical tools. रही इम्पोर्टेंस की बात, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमें रिसर्च चाहिए। यस सर। परफॉर्मेंस के इंप्रूवमेंट के लिए भी हमें रिसर्च चाहिए। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है फिजिकल एजुकेशन और खेल का जिसमें कि अनुसंधान या शोध कार्य की आवश्यकता ना हो। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इंडिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रही है? यदि डायरेक्शन की बात करें, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। हम यहाँ पर ट्रेडिशनल टाइप ऑफ रिसर्चेस करते हैं। एक परंपरागत जो अनुसंधान कार्य चल रहे हैं उन्हीं पर आधारित है। लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को हम कम उपयोग में लाते हैं। अगर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, यदि मेरा जितना भी अनुभव है अनुसंधान या शोध के क्षेत्र में, हमारी जो स्टडीज है, रिसर्चेज, वो मिक्स टाइप ऑफ रिसर्चेज हैं। ना कह सकते हम कि पूर्णतः वो क्वांटिटेटिव इन नेचर है, ना हम कह सकते हैं कि पूर्णतः वो क्वालिटेटिव इन नेचर है।
we apply mixed type of method. इसमें लेकिन- क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव, ये दोनों मेथड्स को एक मिक्स्ड रूप में हम सिंस वी इंक्लूड द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आल्सो। रही बात कि डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में जानी चाहिए, ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमें जो लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स के आधार पर अनुसंधान कार्य करने चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि इन विच फील्ड वी आर लैकिंग। फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के माध्यम से we may do co-occurrence analysis of the keywords in a particular area, जिससे हमें पता चलेगा किस क्षेत्र में बहुत अधिक रिसर्च हुई है, किस क्षेत्र में कमी है, जिस क्षेत्र में हमें अनुसंधान करना चाहिए। और मेटा एनालिसिस के माध्यम से हम जो प्रीवियसली कंडक्टेड रिसर्चेज हैं, जो भूतकाल में जो अनुसंधान हो चुके हैं, उनके परिणामों को मिलाकर हम एक नए रूप में परिणाम जनरेट कर सकते हैं, जिनकी अधिक यूटिलिटी है, अधिक उपयोगिता है, अधिक महत्व है उनका। इस प्रकार के हमें अनुसंधान करने चाहिए। आज के दिन देश में सबसे अधिक आवश्यकता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की Okay. और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की। तो वी शुड डू प्रिडिक्टिव स्टडीज बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल। सो सर, एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? रही रिसर्च पेपर लिखने की बात, है तो डिफिकल्ट टास्क, आग का दरिया पार करना है, इतना आसान नहीं है। यदि हम एक विश्व प्रख्यात शोध पत्रिकाओं में अपना शोध पत्र प्रकाशित करने चाहिए तो उसकी गुणवत्ता उच्चतम शिखर तक की होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे रिसर्च पेपर रिजेक्ट किए जाते हैं तो किन कारणों से। जी सर। मुख्य दो कारण है। पहला कि आवर लैंग्वेज इज नॉट अप टू द मार्क, हमारी जो भाषा है वो जो एक्सपेक्टेड है, जो अपेक्षित भाषा है, उस भाषा का हम उपयोग नहीं करते। लेकिन आज के दिन तो बड़ी अच्छी बात है, हम AI टूल्स का इथिकल रूप में हम AI टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, भाषा को सुधार सकते हैं। दूसरा कारण है कि जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज करते हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं होते, ना ही डिजाइन एप्रोप्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ समथिंग ऑन समथिंग, उदाहरण के तौर पर कि किसी का प्रभाव किसी पर देखते हैं, तो हमारे अध्ययन वहीं तक सीमित रहते हैं कि प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। तो किसी भी क्षेत्र पर किसी भी क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा तो साइज ऑफ इफेक्ट भी तो कुछ बात है ना। जी सर। कि प्रभाव कितना पड़ा, हमने एक आइडेंटिफाई कर दिया कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ x ऑन y, बट व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट टेक्स प्लेस, किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, दैट इज मेजर्ड बाय द इफेक्ट साइज ऑफ द इफेक्ट। फॉर एग्जांपल this much % change in dependent variable depends on independent variable, this type of explanation should be there. Yes sir. रही बात गुणवत्ता की, गुणवत्ता के मापन के विभिन्न तरीके होते हैं, तो हमें अनिवार्य रूप से हमें अपने अध्ययनों में इफेक्ट साइज के साथ साथ हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल का भी उपयोग करना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द इंटरवल बाय यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स। कि कोई भी व्यक्ति विशेष उसी अध्ययन को करेगा तो प्रत्येक व्यक्ति विशेष की गुणवत्ता समान नहीं हो सकती। आवर क्वालिटी विल बी डिसाइडेड, क्वालिटी ऑफ एनी रिसर्च विल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। रही बात किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, बिंदु एक, प्रत्येक शोध पत्रिका का जिसमें अपने शोध पत्र या रिसर्च पेपर्स हम पब्लिश करते हैं, रिसर्च पब्लिश करते हैं, वो सभी रिसर्च पेपर्स का फॉर्मेट एक टेम्पलेट एक जैसा नहीं है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। जी सर। रेफरेंस लिखने का तरीका, स्टाइल भी अलग अलग है। हमें ध्यान रखना है उन सब इंस्ट्रक्शंस का जो उस शोध पत्रिका में दिए गए हैं। आमतौर पर एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो फॉर्मेट है किसी भी रिसर्च पेपर को लिखने का, सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन के बारे में भी कोई सेट पैटर्न नहीं है कि हमारा इंट्रोडक्शन ऐसा हो, लेकिन वो रहे एक हिंदी भाषा में अगर कहे तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे पेपर की झलक आए, दैट शुड मैनिफेस्ट द होल स्टडी। वो आप पर निर्भर करता है कि वो उसको किस प्रकार से करना, बट दैट शुड बी सपोर्टेड बाय द साइटेशंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने विचार, व्यक्तिगत विचार कम से कम रखें उसमें, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस। रही बात इंट्रोडक्शन के बाद मेथोडोलॉजी की, हम उस मेथोडोलॉजी को, उस प्रक्रिया को विभिन्न उपभागों में विभाजित करते हैं। वो भी सीक्वेंस कोई स्पेसिफाइड नहीं है। आमतौर पर हम करते हैं, पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, उसके जेंडर की, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए जो कि हम ध्यान नहीं रखते, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का ध्यान रखें। कि इंक्लूजन का क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया क्या होगा। सब्जेक्ट्स के बाद हम वेरिएबल्स की चर्चा करें कि हमारे, फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या है, कंफाउंडिंग भी
एक्सटेनियस क्या है, इंटरवीनिंग क्या है, जो हमारे कंट्रोल में है वो कौन से हैं, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लिमिटेशंस हमारी सीमाएं हैं वो कौन सी हैं, उसका उल्लेख विस्तार से हमें करना चाहिए। उसके बाद बात आती है क्राइटेरियन मेजर्स, उन टूल्स टेक्निक्स का हमें चर्चा करनी चाहिए जिसके माध्यम से उस वेरिएबल का हम मापन कर रहे हैं वो वैलिड है, हमें जस्टिफाई करना है, वो रिलायबल है, हमें जस्टिफाई करना है कि विश्वसनीय और वैध है। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज डेटा, इस अध्ययन में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हमने किस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया। लेकिन जो सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी भी सांख्यिकी तकनीक को हम लगाते हैं उससे पहले कुछ मिनिमम अजम्पशंस हैं, दीज अजम्पशंस शुड बी टेस्टेड। हमें उसमें उल्लेख करना है कि मिनिमम अजम्पशंस हैज बीन टेस्टेड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज डेटा। यस सर। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए मिनिमम अजम्पशन इज एटलीस्ट द डेटा शुड बी इन इंटरवल और रेशियो स्केल, और साथ साथ नॉर्मली डेटा होने चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होना चाहिए। तो बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बाय यूजिंग फॉर्मल टेस्ट, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड क्यू प्लॉट, वी में टेस्ट, उसका उल्लेख भी करना चाहिए। और उससे अगला भाग जो सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, यस, उस फाइंडिंग्स का उल्लेख, फाइंडिंग्स को हमें 3 रूपों में लिखना चाहिए, टेबुलर फॉर्म में भी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी, और साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सपोर्ट के रूप में हमें उपयोग करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स। आपको आश्चर्य होगा, हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो तो बहुत लंबा होता है, लेंदी होता है, लेकिन डिस्कशन पार्ट बहुत छोटा। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, विश्व प्रख्यात विदुषियों ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि हमारा डिस्कशन पार्ट 3 फोल्ड होना चाहिए इंट्रोडक्शन का, जबकि हमारा इंट्रोडक्शन 3 फोल्ड होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अंत में डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स के बाद रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस में तो जो भी एक API, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो फॉर्मेट है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन दैट इज स्पेसिफाइड बाय द जर्नल्स आल्सो, जो शोध पत्रिका में एक विशेष रूप से उल्लेखित रहता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो यही सब बातें हैं। संक्षिप्त में तो इतना ही कहा जा सकता है, यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, we will be able to publish our articles or research papers in the top journals of the world, indexed in Scopus, PubMed, Web of Science, Dimensions, etc. तो सर आपके हिसाब से इंडिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसके अंदर हम फिजिकल एजुकेशन रिसर्च को कंपेयर करें तो उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं? इवन एज आप कहीं गेस्ट फैकल्टीज़ में रहे हैं काफ़ी कंट्रीज़ में ना। यदि हम कंपेयर करें इंडियन रिसर्चेज को यूरोपियन रिसर्चेज या इंडियन रिसर्चेज को वेस्टर्न कंट्रीज रिसर्चेज के साथ, एक डिफरेंस तो मैं बता चुका हूँ कि वी आर लैकिंग इन द लैंग्वेज। एक बात तो हो चुकी है कि हमारी भाषा अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जो एस्पेक्ट है, वो है कि यूज ऑफ द अप्रोप्रिएट डिज़ाइन। जो हम जितने भी आप देखिएगा, जितने भी इंडियन रिसर्चेज हम करते हैं, वो कॉजी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन या एक सिंपल डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। हम आपको शरीर शिक्षा के क्षेत्र में देश में डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद क्रॉस ओवर ट्रायल्स भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, वी कंडक्ट ओनली ह्यूमन रिसर्चेस। लेकिन विदेशों में आपको एनिमल रिसर्चेस भी फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। ऑफ कोर्स आप किसी भी एक डेटाबेस, जो बायोमेडिकल साइंसेज का एक रेप्यूटेड डेटाबेस है PubMed, अगर उस पर सर्च करेंगे तो दुनिया भर के रिसर्चेस आपको मिलेंगे। तो वी शुड टेक केयर अबाउट दीज टाइप्स ऑफ एक ट्रेडिशंस। तो हमें बदलना चाहिए इस तरह का जो एक चल रहा है शरीर शिक्षा क्षेत्र में। वी शुड यूज ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। जो हमारे डिजाइन जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होने चाहिए। वी शुड कंडक्ट द स्टडीज इन कंट्रोल्ड कंडीशंस, जिससे जितने भी अधिक नियंत्रित अवस्था में हम एक अध्ययन को करेंगे, किसी भी शोध कार्य को करेंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत अधिक है। सो सर, पॉडकास्ट एंड होने से पहले मैं आपसे एक और लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा। सर, आप काफ़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी रहे होंगे, इवन सर आपके जो अपने स्टूडेंट्स भी है स्पोर्ट्स रिलेटेड भी। सर, आपको उनको एक पेट लाइन या फिर जो आपका फेवरेट लाइन है जो आप उनको बोलते हो, दे शुड फॉलो दिस एंड दे शुड फॉलो दैट, ऐसे कुछ है जिसको देख के ऑडियंस भी मोटिवेट हो पाए? एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा सबको, जितने भी एक नई जनरेशन है, वैसे तो जनरेशन में काफ़ी गैप आ गया है। जो हम रिसर्चेज करते थे और आज के रिसर्चेज में दिन और रात का अंतर है। आज के दिन जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो हमारे समय में उपलब्ध नहीं थे। जनरेशन बदल चुकी है, लेकिन फिर भी जो फिजिकल एजुकेशन और खेल की छवि होनी चाहिए, आज तक वो सम्मान नहीं मिल पाया है। नई जनरेशन से यही मेरा आग्रह है, यही कि वो कुछ ऐसा करें कि हम दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे बायोमेडिकल साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग रिसर्चेज हो, मेडिकल साइंस रिसर्चेज हो,
उन सब के हम पैरेलल खड़े हो पाए, हम उस स्तर के अध्ययन हमें करने चाहिए। हमें वी शुड नॉट डिलिमिट आवर स्टडीज टू द सर्वे स्टडीज, केवल ऑब्जर्वेशनल बेस्ड स्टडीज पर हम आधारित अध्ययन न करें। वी शुड कंडक्ट ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया एंड फील्ड फिक्स के आप गेस्ट बने। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में भी मेरी सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। सर दिल से शुक्रिया। एंड सर लास्ट एक तरफ से, मेरी तरफ से और टीम की तरफ से थैंक यू। अभी तक हमने टॉपिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहीं से हमने स्टार्ट भी नहीं किया था, तो ऑफकोर्स आप गेस्ट बने एंड आपने हमारा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।